चलो बनाओ ये क्वेश्चन। देखो, तुम्हें हिंट मिल रहा है, यहाँ एक्स बार है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग सकता है, और यहाँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। और इसका बताओ तो एमएलई क्या होता है? ऑर्डर 1/2। हाँ, एक्स ऑर्डर 1/2 होगा इसका एमएलई। तो देख रहे हो दोनों, ये एमएलई एज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, यहाँ एमएलई का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, और यहाँ तुम्हारा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लग जाएगा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। हिंट लेना है यहाँ से, देखो ये स्टैटिस्टिक्स से तुम्हें हिंट मिल रहा है, ट्राई करो। एक्स बार कहाँ कन्वर्ज करता है? एज एन गोज टू इंफिनिटी, प्रोवाइडेड म्यू एग्जिस्ट, प्रोवाइडेड म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एग्जिस्ट। इसका क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बताओ तो। क्वेश्चन लिख लिए हो सब? नहीं सर इसको। लिख लो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालोगे, अगर मान लो नहीं याद आ रहा है तो क्या करोगे, निकालोगे ही। 2 म्यू से इंफिनिटी एक्स इंटू हाफ ई का पावर माइनस एक्स माइनस 2 म्यू/टी। टी। अगर हम x माइनस 2 म्यू को t मान लें तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कहाँ चल जाएगा, नीचे नहीं दिख रहा है ना? x माइनस 2 को मान लिया dx इक्वल टू dt, तो जब x इक्वल्स टू 2 म्यू होगा तो t इक्वल्स टू 0 होगा, और जब x गोज टू इन्फिनिटी होगा तो t भी तुम्हारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मेरा नया लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 म्यू प्लस t, और e का पावर माइनस t/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, कैसे? 0 से इन्फिनिटी 2 म्यू ई का सी पावर होगा क्या माइनस सर? t/2। क्या? सी सी होगा क्या? हाँ, सी होगा, दोनों कंसिस्टेंट। dt प्लस 0 से इन्फिनिटी टी ई का पावर माइनस t/2 dt। ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू, ये हो जाएगा ई का पावर माइनस t/2, 0 से इन्फिनिटी बाय माइनस हाफ, प्लस गामा 2 डिवाइडेड बाय 1/2 का, क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये इन्फिनिटी, ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो 4 म्यू प्लस 4।
सर ये कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं था ना? ये तो ऐसे शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल तुम कह सकते हो, शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल है ये, सर एक्स लेकिन माइनस टू म्यू के वाई पुट करके सर एक्सपोनेंशियल में पुट कर हाँ, सकते हैं ना? तो वही y y को पुट, y की जगह मैंने t पुट किया। ये देख लो, सही है ना? अब तुम्हें पता है x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 4 म्यू प्लस 4, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 म्यू, 4 कॉमन लोगे तो म्यू प्लस 1 आएगा। कुछ मैंने गड़बड़ किया है। सर ये y का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सपोनेंशियल हाफ है ना, सॉरी t का डिस्ट्रीब्यूशन, आप x माइनस टू म्यू को तो t। x माइनस 2 म्यू को t पुट किया, dx इक्वल टू dt आया। फिर से देखो, ये क्या था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x में निकाल रहा था ना, x इंटू 1/2 था वन ना बाई हाफ नीचे। इंटू अच्छा, एक्सपोनेंशियल हाफ t। तो ये हाफ मैंने नहीं लेके चला था सब जगह। उसी से आप x बार का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाओ। हाँ, सॉरी, यहाँ से फिर तो x बार का मीन आया था 2, तो, देन तो कितना आ जाएगा ये, हाफ ऑफ 4 म्यू प्लस ये, तो कॉमन ले लोगे 2, तो 2 म्यू प्लस 2। अब देखो, एक्स बार यहाँ कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 2 म्यू प्लस 2 पे। एक्स बार माइनस 2 कहाँ कन्वर्ज करेगा, 2 म्यू पे। एक्स बार माइनस 2/2 कहाँ कन्वर्ज करेगा, म्यू। तो therefore t equal to x bar minus 2/2 is consistent for, लिख लो, ये हाफ जो पीडीएफ में था ना, वो मैं लिखना भूल गया था, तो मुझे लगा कि क्यों हो रहा है। अभी जैम का प्रॉपर सॉल्यूशन 2023 का 40-60 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन के हो गए हैं, मैंने ही लिखा है सुप्रीमम के लिए, पूरा एकदम डिटेल सॉल्यूशन लिखा है। कुछ दिन में प्रिंट होके मार्केट में अवेलेबल आ जाएगा। ये भी ट्राई करो। देखो, इसको नहीं हो रहा तो ऐसे कर लो, एक्स बार डिवाइडेड बाय, क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर से डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/, ये क्या गया, टी प्लस ए एन के फॉर्म में आ रहा है। और तुम्हें यहाँ से पता है कि एक्स बार बाय 2 इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, पता है ना? एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑलवेज कंसिस्टेंट, और इसका एमएलई क्या है यहाँ पे, म्यू एमएलई, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाय 2, यही है ना? ये कंसिस्टेंट होगा म्यू के लिए, ठीक है? अब कल मैंने एक बताया था ना कि अगर टी कंसिस्टेंट है म्यू के लिए, तो टी प्लस 1/n भी कंसिस्टेंट होगा म्यू के लिए एज एन गोज टू इंफिनिटी, या फिर टी माइनस 1/n भी कंसिस्टेंट होगा म्यू के लिए एज एन गोज टू इंफिनिटी। बोलो। हाँ सर बताएगा। यहाँ पे भी होगा, एक्स बाय 2/2 माइनस 1/n कंसिस्टेंट फॉर म्यू एज एन गोज टू इंफिनिटी, ये भी कंसिस्टेंट है। तो T1 एंड T2 बोथ आर कंसिस्टेंट फॉर म्यू।
लिख लो। इसको समझने में किसी को दिक्कत भी है? T2 कैसे निकाला आपने कंसिस्टेंट? देखो T2 क्या है? n फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 2/2n। इसको लिख सकता हूँ n कट गया 2 माइनस 1/n। T2 इसके फॉर्म में है। और तुम्हें पता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। और तो इसका एमएलई क्या है? इसका अगर एमएलई तुम निकालना चाहो तो क्या आएगा? सर xn/2। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय 2। जी सर। कब? जब xi इज ग्रेटर देन 2। 1/2 का पावर n e का पावर माइनस हाफ समेशन xi माइनस 2 i goes from 1 to n। इसको लिख सकता हूँ 2 mu xi इंफिनिटी। कोई दिक्कत? जहाँ पे i a कॉमा b क्या है? 1 when a less than b 0। तो यहाँ से देखो 2 mu जो है xi से कम है, मीन्स 2 mu फर्स्ट से के भी कम है, 2 mu x2 से भी कम है, 2 mu xn से भी कम है। मीन्स अगर x1 x2 इस तरह से है मेरा, और 2 mu इससे भी कम है, इससे भी कम, मतलब 2 mu मिनिमम से कम है, मिनिमम ऑफ x1 x2 xn तक। मीन्स 2 mu किससे कम है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कम है, मतलब म्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय 2 से कम है। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1/2 का पावर n e का पावर माइनस हाफ समेशन xi माइनस 2 म्यू i गोज फ्रॉम 1 to n। कब? इफ एंड ओनली इफ म्यू इज लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स डिवाइडेड बाय। अब देखो इसको मैक्सिमाइज करना है। ये मैक्सिमम कब होगा? देखो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये एक चीज क्या हो जाए मेरा, बोलो। सर 0 नहीं सर, जीरो। इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं, म्यू का तुम डोमेन देखो कहाँ जा रहा है। म्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। ऐसे कर, म्यू जो है कोई एक नंबर है फर्स्ट और डिवाइड बाई 2, इससे कम है म्यू। ठीक है, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है इन रिस्पेक्ट टू म्यू। यहाँ पे निगेटिव साइन है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये पॉजिटिव बन जाए, ये बहुत सर बड़ा निगेटिव हो जाए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा। और ये बहुत बड़ा सर निगेटिव कब होगा? जब ये अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा, मतलब म्यू अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा। सर तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? यही पॉइंट पे है ना। म्यू एमएलई क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट। ठीक है, और एमएलईज आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। लिख लो। तो यहाँ पे क्या था? T2 मेरा n(x1) डिवाइडेड बाय ये था ना। ये क्या हो गया? और ये किस फॉर्म में है? एक तरह से ये मान लो, इसको अगर t मान लो, t-1/n के फॉर्म में है। तो अगर t कंसिस्टेंट है, t कंसिस्टेंट है, t इज कंसिस्टेंट फॉर म्यू, तो t-1/n भी कंसिस्टेंट होगा।
क्योंकि n गोज टू इन्फिनिटी पे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लिख लो। एमएलई का बहुत यूजफुल है इसमें, ये क्या कहता हूँ, कंसिस्टेंसी निकालने में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यहाँ से बनते हैं, इसलिए एमएलई मैंने पहले पढ़ा दिया। बुक सब में एमएलई बाद में देता है, लेकिन एमएलई का बहुत यूजफुलनेस है। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। आज सफिशिएंसी पढ़ेंगे और हाँ सर सफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी में भी कोई रिलेशन है क्या इनमें? अगर एमएलई के थ्रू देखो, तो अगर एमएलईज आर ऑलवेज सफिशिएंट हम लोग नहीं कह सकते। देखो सफिशिएंसी कुछ है नहीं। देखो हम लोग के अनबायसनेस में क्या था, हमारा फिक्स सैंपल साइज था। हम लोग हाँ कोई सर। एस्टिमेटर में लिखते थे 1/n। कंसिस्टेंसी में हम लोग ने क्या किया, n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाने का मतलब हमारा जितना सैंपल अच्छा होगा, जितना सैंपल बड़ा हो, उतना पॉपुलेशन को टेंड करेगा। सफिशिएंसी में हम लोग को ये पढ़ना है कि अगर हम आखिर कब तक हम n को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। कहीं तो एक होगा ना कि हमें सफिशिएंट एक ऐसा एस्टिमेटर मिल जाएगा उस पॉपुलेशन से, फंक्शन ऑफ सैंपल भेज जाएगा, ऐसा मिल जाएगा मुझे टी, जो कि एकदम सफिशिएंट होगा हमारे पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए। ये n गोज टू इन्फिनिटी आखिर कब तक जाएंगे, इसलिए बेटर वे जाते जाता है फिर। समझ गए? यस सर। अब जैसे कंप्लीटनेस, तो ऐसा एस्टिमेट कंप्लीटनेस में पढ़ेंगे, उसमें भी है थोड़ा सा। लेकिन कंप्लीटनेस मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि कंप्लीटनेस में जानते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग बहुत चीज करते हैं, उतना सीयूटी में नहीं पूछे। फिर भी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अभी ये हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अच्छे से ही पढ़ाऊँ। अभी तक मैंने थ्योरी और इसका बहुत अच्छे से लगता है बैलेंस करके चला हूँ। जी सर। क्या तुम लोग को क्या लगता है? हाँ सर। तो आगे भी कोशिश करूंगा यही रहे। ये हो गया होगा। सफिशिएंसी थोड़ा थियोरेटिकल है शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद पूरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा थियोरेटिकल समझेंगे उसको क्या है। एक और क्वेश्चन कर लो लास्ट एमएलई पे। लेट x1 x2 डॉट 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 xn be a random sample from uniform theta theta plus 1 where theta belongs to R is the unknown parameter. Let u equal to maximum of observation and v equals to minimum of observation. U minus 1 is consistent for theta. V is consistent for theta. 2u minus v minus 2 is consistent for theta. 2v minus u plus 1 is consistent for theta. ट्राई करो। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है इसको, एमएसक्यू बोल रहे।
फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। सर बी बी लगता है सर होगा। सी डी हर कोई आ रहा है सर। ऑप्शन ए बी सी डी। ए बी सी डी चारों आ रहा है। ठीक। देखो सिंपल है, एमएलई का कॉन्सेप्ट लगाओ। तुम्हें पता है ये क्या होगा, इसका अगर तुम पीडीएफ लिखो तो क्या होगा, 1/θ+1 माइनस थीटा मीन्स 1। कब? जब थीटा लेस देन xi लेस देन θ+1, 0 एल्स। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो कैसे होगा, पाई i इक्वल्स टू 1 से n 1 इंटू आई ऑफ थीटा कॉमा xi इंटू आई ऑफ xi कॉमा θ+1 मीन्स 1 का पावर n, पाई i इक्वल्स टू 1 goes from 1 to n, i of theta comma xi, i of xi comma theta plus 1। ठीक है। अब मुझे मुझे यहाँ का इंटरवल चाहिए क्योंकि रेंज डिपेंड कर रहा है पैरामीटर पे। तो यहाँ से ये पता चला थीटा इज लेस देन xi, तो थीटा x1 से भी कम है, थीटा x2 से भी कम है, थीटा xn से भी कम होगा, मीन्स थीटा इज लेस देन मिनिमम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। यहाँ है θ+1 इज ग्रेटर देन xi, means θ+1 is greater than x1, θ+1 is greater than x2, θ+1 is greater than xn, means θ+1 is greater than maximum of observation। ठीक है। एक बोला θ+1 मतलब थीटा इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस म्यू -1। ठीक है। तो एल थीटा मेरा क्या है, 1 इफ एंड ओनली इफ थीटा इज लेस देन xi एंड थीटा इज ग्रेटर देन मीन्स। ठीक है। तो तुम्हारा एल थीटा का वैल्यू 1 आ गया इफ थीटा xn-1 लेस देन थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर। तो ठीक है, एल थीटा का वैल्यू क्या है, 1। मतलब कोई भी होगा इसके बीच में लाई करने वाला कोई भी चीज इसको मैक्सिमाइज कर सकता है। यहाँ पे उस दिन बताया था कॉन्वेक्स फंक्शन या जेनसेंस इनइक्वालिटी, एनी अल्फा where alpha belongs to 0 से 1 is an MLE for। ठीक है, इतना समझ में आया ना, ये MLE हो गया, मतलब ये भी MLE है, ये भी MLE है और ये भी MLE है, कोई भी अल्फा जो 0-1 के बीच में लाई करे। तो अगर इसको कंसिस्टेंट के अगर फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, कंसिस्टेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो एक्शन क्या है तुम्हारा, u है, u-1 लेस देन थीटा लेस देन v।
ठीक है, यहाँ पे है, तो ये लिख सकता हूँ मैं, देखो तो। ये लिख सकता हूँ मैं। यस सर। बोलो। ये कंसिस्टेंट हो गया ए और वी कंसिस्टेंट। अब इसका और इसका बात करेंगे। सर हाँ डी भी करेक्ट है। हाँ, डी भी करेक्ट है। फॉर एनी अल्फा के लिए। अच्छा, ये तुम ये नहीं सोचा कि यहाँ पे अल्फा 0 1 है तो उसी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाऊं तो मैं इस तरह के फॉर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मतलब ये मैं बस बोला हूँ कि एमएलई के लिए कि कोई अल्फा एमएलई होगा, लेकिन जब मैं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लगाऊं तो बाय इन्वेरियंस प्रॉपर्टी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। हाँ, लेकिन एमएलई के लिए अल्फा 0 और 1 के बीच में ही लाई होना चाहिए। समझ रहे हो? जब वीक लॉ हाँ ऑफ सर, लार्ज यहाँ नंबर पर लगाऊंगा। अल्फा हमने 0 से 1 में लिया है क्या? हाँ, यहाँ अल्फा 0 से 1 की, ये जेनसेंस इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। हाँ सर, कॉन्वेक्स सेट का भी हाँ ऐसा कुछ होता है। हाँ, कॉन्वेक्स फंक्शन। इसको मैं लास्ट क्लास में डील कर दूंगा, क्योंकि ये तुम्हें तंग करेगा आगे। सीयूटी में तंग नहीं करेगा, लेकिन तंग करेगा तुम। इसको मैं लास्ट क्लास में समझा दूंगा, जब सारा चीज खत्म हो जाएगा, जो मुझे लगेगा ये सब चीज पढ़ाना चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को बाय डेफिनेशन अगर करें तो? करो। बाय डेफिनेशन क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन। सर ये देखो पे ये अल्फा कहाँ का जाता वैल्यू है। मैं 2 ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हो। अगर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर तुम लगा रहे हो तो तुम लीनियर रिलेशनशिप ले सकते हो, लेकिन ये कन्वर्जेंस इन थीटा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू 0 1। ये मैं एमएलई का बात कर रहा हूँ। अगर तुम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, अगर तुम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे, इसका और इसका, तो तुम कुछ भी वैल्यू मान लो, वो के ले लो, के, तो के के लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसे के इंटू यू माइनस 1 प्लस समथिंग इंटू, के जैसे माइनस के वन डैश इंटू, नहीं के माइनस 1 नहीं, के डैश इंटू वी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम लिख सकते हो। अगर तुम उसके कॉन्सेप्ट में लेते हो, क्या कहते हो, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के कॉन्सेप्ट में, बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी। तुम इसको शो करना पड़ेगा, ये गोज टू 1 एज एन गोज टू इन्फिनिटी। तो तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए होगा, देखो, माइनस एप्सिलॉन लेस देन वी माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन, थीटा माइनस एप्सिलॉन लेस देन सर वी वो लेस जो देन थीटा जेंसन प्लस एप्सिलॉन। इनइक्वालिटी है वो ओनली एमएलई के लिए। नहीं, एमएलई के लिए नहीं होता है वो। मतलब सिर्फ एमएलई के नहीं होता, कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए होता है। मतलब जिसमें एफ ऑफ जी एक्स इज लेस देन जी ऑफ एफ एक्स। हाँ हाँ। समझे? अब तुम्हें यहाँ पे भी का क्या चाहिए होगा, पीडीएफ, सॉरी सीडीएफ। कल जैसे क्वेश्चन के लिए जैसा नहीं हो गया ये, भी क्या है तुम्हारा, फर्स्ट मिनिमम है, मतलब मिनिमम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसका तुम सीडीएफ निकालोगे और कल के जैसे क्वेश्चन, दो जगह थीटा क्या कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके इसके बीच में जा रहा है। सर एक एक केस डाउट है बनेगा वो जब, हाँ क्या, वो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 0 से 3 कैसे ले सकते हैं? 0 से, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू आप 0 से 3 इंटरवल कैसे ले सकते हो? वो जो अल्फा बिलोंग्स टू कहाँ जीरो 3 ली, 0 to 3 लेगा। 3 नहीं लिया मैं, 1 लिया हूँ, 1। ओ तो का 2 भी ले सकते हैं सर। हाँ।
हाँ ठीक है, समझ गया। इसको तुम अब क्या करोगे, 0 से एप्सिलॉन और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ इंटरवल। कल ये क्वेश्चन बताया था मैंने। अब इसको तुम, इसका सीडीएफ निकालो एक्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का, उसके बाद इसको देख लो। देखो ये 1 पे जाएगा जब n गोज टू इंफिनिटी होगा। सेम इसके साथ ले लेना, u के जगह u-1 लिख देना। तो ऐसे नहीं करोगे चारों ऑप्शन के लिए, तो एमएलई यहाँ पे यूजफुल होता है, एमएलई का यूज करके। समझ गए ये वाला डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे करोगे। सर अल्फा का वैल्यू सर कब लेना है सर 1 के ऊपर? देखो रुको एक मिनट बताता हूँ। अगर तुम्हारा यही क्वेश्चन रहे और तुमसे ऑप्शन में ये लिख दे कि xn-1/4 प्लस 3/4 x1 इज एन एमएलई ऑफ थीटा, मैं अल्फा की जगह क्या लिखा, 1/4, तो ये सही है। बी, xn-1/3 प्लस 2/3 x1 इज एन एमएलई ऑफ थीटा, सही है। ऐसे बहुत सारे तुम अल्फा ले सकते हो जीरो, जैसे 1/16 ले लो या 1/8 ले लो। xn-1/8 प्लस 7/8 x1 इज एन एमएलई ऑफ थीटा, समझे। तो ये भी कंसिस्टेंट होगा थीटा, ये एमएलई है तो ये भी कंसिस्टेंट होगा थीटा। मैं ये बोला कि ये कंसिस्टेंट थीटा के लिए फॉर ये। अब इस दोनों के लीनियर, ये तीनों का अपने आप में लीनियर कॉम्बिनेशन भी लोगे ना, वो भी एमएलई ऑफ, वो कंसिस्टेंट होगा थीटा किसके थ्रू, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर के थ्रू, बाय इनवेरियंस प्रॉपर्टी। मैं ये बोल रहा हूँ इस तीनों का आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे। जैसे इसी में, जैसे अभी मेरा ऑप्शन था ना, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, 2 थीटा पे जाएगा। हाँ बोलो। हाँ और इसी में अगर तुम माइनस v कर दोगे तो v थीटा पे जा रहा है, तो 2 थीटा माइनस थीटा ये थीटा पे चला गया, तो 2u-2 माइनस v कन्वर्जेस टू थीटा। ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा लिखा ना, इस दोनों का आपस में अपना लीनियर कॉम्बिनेशन होगा फॉर डिफरेंट वो उस दोनों a1 का a2 होगा। a3 को। सही है। हाँ, इसका भी, इसके साथ भी इसका हो सकता है, इसके साथ भी इसका हो सकता है, लेकिन फॉर एमएलई के लिए अल्फा यही होना चाहिए। समझ गए। हाँ सर। और क्योंकि वो एमएलई है तो वो भी कंसिस्टेंट होगा, और इसका आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन भी कंसिस्टेंट होगा। अब जैसे 2v 2 थीटा पे जाएगा, ठीक है, और ये थीटा पे जा रहा है, इसको माइनस कर दो, 2v माइनस u प्लस 1 विल ऑलवेज गो टू थीटा, कन्वर्जन थीटा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। अब जैसे मान लो अल्फा का वैल्यू 1/8 रख दो, 1/8 u-1 प्लस 7/8 इंटू v, ये कहाँ जाएगा तुम्हारा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और तुम्हारा ये है v है, तो v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो मान लो 2v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 थीटा, तो 2v माइनस 1/8 u-1 प्लस 7/8 v, ये भी थीटा पे जाएगा। समझ गए, नीचे नहीं दिख रहा है क्या। नहीं सर, नहीं दिख रहा। और थोड़ा थोड़ा ब्लर चलो भी हो रहा है सर। फिर से हो गया शुरू इसका। जैसे मैं ये बोला, अगर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 1/8 ले लो, तो 1/8 u-1 प्लस 7/8 v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, और v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, तो 2v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू 2 थीटा, तो अब 2v माइनस 1/8 u-1 प्लस 7/8 v कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, बोलो। सर या फिर 3v माइनस 2 टाइम्स दिस कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, बोलो। सर
या फिर b/4 प्लस 3/4 टाइम्स दिस कन्वर्जेस टू थीटा। यस सर। ठीक, अब क्लियर हो गया? लिख लो। सफिशियंसी स्टार्ट करूंगा, इससे थोड़ा सा होल्ड रखना सफिशियंसी में समझाना है। पहले हम लोग सफिशियंसी जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसके बेसिस पे 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन थ्योरम पे कर लेंगे 10 क्वेश्चन, फिर राव ब्लैकमैन में कर लेंगे 7-8 क्वेश्चन, फिर तुम्हारा और कोई है क्या, फिर यूएमबी आ जाएगा, सीआरएल भी आ जाएगा। से क्वेश्चन आया था क्या बोले? लीमैन-सेप थ्योरम। 11 से कंप्लीटनेस पढ़ने के बाद, हाँ उससे भी आता है, उससे तो डायरेक्ट होता है। मैंने यूएमबी डायरेक्ट वहीं से होता है, जितना भी यूएमबी का जो मैं रिजल्ट लिखा हूँ वो डायरेक्ट वहीं से होता है। ये जो सफिशिएंट है स्टैटिस्टिक्स दी है उसका एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल होगा, सम फंक्शन ऑफ दैट स्टैटिस्टिक्स इक्वल टू थीटा। कंप्लीट और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का सम फंक्शन इज इक्वल टू थीटा। अरे ये जीरो नहीं थीटा है। हो गया? सफिशिएंट one of the criteria for good estimate. Let x1 x2 dot xn be a random sample from a population with density या mass function ब्लर हो गया। ब्लर तो हो गया, वेट कर लो 1 मिनट, हो सकता है नेटवर्क इशू हो। ठीक हुआ अब? नहीं सर। अभी भी ब्लर है। और ब्लर हो गया ये तो।
अब ठीक हुआ? हाँ सर, वापस हो गया। फिर ब्लर हो गया ना? करूँ क्या? सर आप लीव करके ज्वाइन करके देख लो ना। ठीक, तुम्हारा ही बात मानते हैं। हाँ अभी ठीक है। क्लियर है सर अभी। सर अनम्यूट करिए। Let x1, x2, xn be a random sample from population with density or mass function f theta. मतलब ये तुम्हारा कुछ और नहीं, x1, x2 डॉट 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 xn। अब देखो, मान लो मेरे पास ये पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से मैंने बहुत सारे सैंपल निकाले, मतलब these samples have some information about किसके, पॉपुलेशन। about पैरामीटर थीटा, या फिर पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या पैरामेट्रिक फैमिली ऑफ पैरामेट्रिक फैमिली, या फिर पॉपुलेशन का सीधा, ठीक है। अब कंसिस्टेंट को हम लोग n गोज टू इन्फिनिटी लेते थे, लेकिन यहाँ पे n गोज टू इन्फिनिटी लेंगे तो कब तक लेंगे? अगर मेरे पास एक, मतलब हम आखिर ये n गोज टू इन्फिनिटी का क्राइटेरिया कब तक हम लोग होल्ड करेंगे? तो अगर मेरे पास n सैंपल्स है तो इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। अगर मान लो n गोज टू इन्फिनिटी पे ले रहे हैं वैल्यू, क्योंकि इससे पहले हम लोग कंसिस्टेंसी पढ़ चुके हैं, तो अब मेरे लिए इजी हो गया, लेकिन आखिर कब तक n गोज टू इन्फिनिटी के रिजल्ट को इंटरप्रेट करते रहेंगे? ये तो एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। एक तरह से पूरे सैंपल जो हम लिए उसी को एनुमरेट कर रहे हैं। हाँ सर। एक तक हमें तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए इस फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज को, जो कि हमारा बेस्ट एस्टिमेट करे विद मतलब क्या, बहुत कम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन थे, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन लॉस अबाउट दिस पॉपुलेशन, कम में हमारा सेटिस्फाई भी हो जाए, और इसका पॉपुलेशन का एक भी चीज इंफॉर्मेशन रेड्यूस नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। ये हमारा सफिशिएंट है, मतलब इसके बारे में हमको पता चल गया ना, तो हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं। हम इस तरह से स्टैटिस्टिक्स ढूंढ रहे हैं। समझ पा रहे हो? जैसे अगर फॉर एग्जांपल कहूं मैं, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क कब हो गया, जब n गोज टू इन्फिनिटी का केस हम देख लिए, तो जो रियलाइज वैल्यू है, मतलब जो रियलाइज वैल्यू है, जो सैंपल मेरा वैल्यू ले रहा है, इसको हमको इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी मतलब इन सर हम इंटरप्रिटेशन। हाँ बोलो। मतलब सर हम एक ऐसा एक्स ढूंढना चाह रहे हैं कि जिसके आगे नहीं जाना पड़े हमें, उतना तक ही हो जाए उस काम। नहीं, हम एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स ढूंढना चाह रहे हैं, तो मैं इसका तुम्हें जवाब दूंगा, एक मिनट बस वहां ही पहुंच रहा हूं। जैसे हमारा सैंपल है ये x1, x2 डॉट 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 xn, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसका तो मैथमेटिकल है ही। और इसका मान लो रियलाइज वैल्यू है दिस, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू है दिस। एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये चीज हमको डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट।
मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, होल सैंपल जितना ले रहे हैं उसी को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह से बेवकूफी है ना। तो मतलब एज अ मतलब क्या क्या कहोगे, स्टैटिस्टिशियन मेरा काम क्या होगा कि हम ये जो है इससे हम ऐसा इंफॉर्मेशन निकाले विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ दी सैंपल वैल्यू। हम ऐसा स्टैटिस्टिक हम क्रिएट करें जो कि मेरा सफिशिएंट होगा टू एस्टिमेट, जो कि मेरा सफिशिएंट होगा टू एस्टिमेट द पैरामीटर थीटा। ठीक है, अब देखो, तो मतलब क्या, मतलब हम किसके तरफ जाना चाह रहे हैं देख रहे हो, हम मेरे पास x1 x2 डॉट 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 xn है, ठीक है, और मान लो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स x बार है। अब ये x बार इस पूरे सैंपल को, पूरे जो इंफॉर्मेशन उसको कंटेन कर रहा है, हाँ सर। मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सैंपल इज बीन स्क्यूज्ड, मतलब क्या, इसी स्क्वीज्ड एक टर्म है, एक टर्म कैसेला वर्जन में लिखा हुआ, इज बीन स्क्यूज्ड इन दिस स्टैटिस्टिक। तो ये यहां से क्या कर रहा है, डेटा रेड्यूस हो रहा है। डेटा रेड्यूस मीन कॉस्ट कम, टाइम कम। इसमें हमको ज्यादा समय लग रहा था, इसमें कम समय लग रहा है। यस सर। डेटा डिडक्शन इन द सेंस समझो, डेटा डिडक्शन इन द सेंस कि तुम सैंपल ऑफ वैल्यूज अगर तुम्हारे पास है तो तुम एक्स बार क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स बार है तो तुम ये क्रिएट कर सकते हो। नहीं सर। ये यही डेटा डिडक्शन मतलब यही हुआ। अभी लेमन लैंग्वेज में समझो तो डेटा डिडक्शन मतलब ये हुआ, तुम्हारे पास सैंपल है, अगर ऑब्जर्व वैल्यूज का सैंपल तुम एक्स बार क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स बार का वैल्यू दे दे तो तुम ये क्या एन सैंपल्स क्रिएट कर सकते हो जो नहीं यूजफुल हो, जो हमारे पैरामीटर को एस्टिमेट करने में सहायता करे वैसा। ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ तुम कर सकते हो ना, तो मेरे लिए यूजफुल कौन है ये निकालना वो डिफिकल्ट हो जाएगा। डेटा रिडक्शन का सेंस ये समझना तुम, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसको अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख लो, लैंग्वेज में लिखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि तुम्हें बार बार लगे कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, कोई रीजन नहीं समझ में आता है सफिशियंसी में। इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहो, लेट x1 x2 डॉट 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 xn बी अ रैंडम सैंपल be a random sample from a population density या mass function f theta। This sample has some information about the parameter. Our goal is to make inferences. Our goal is to make inferences about the parameter through these samples. If n is too large, we will face some difficulty to interpret all realized values, realized या observed values।
दैट इज x इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 x। ठीक है, लिख लो इतना। नेटवर्क सही है अभी? हाँ, इसको मैं अपने ही से लिखा था आज, क्योंकि बुक वाला लैंग्वेज लिखवाता तो हो जाता ना। बेसिकली क्या होता है वो समझाने का मैं कोशिश की। थोड़ा देर और रुको और मजा आएगा सफिशिएंसी। जैसे एमएलई में मजा आया ना, तो एक दो बच्चे ने बोले सफिशिएंसी में खतरनाक मजा आएगा। सर एक यूनिट वो भी बाकी है, प्रोबेबिलिटी वाली, जिसमें स्क्यूनेस कर्टोसिस वो सब भी है। ठीक है, हो जाए, उसमें ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ये मेजर टॉपिक है ना। हाँ सर। प्रोबेबिलिटी का तो अगर मतलब क्या बाकी एक बार बोल ही दो, मैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाऊंगा। स्क्यूनेस पढ़ना है, कर्टोसिस सर पढ़ना है, सेंट्रल। जैसे इस बार हाँ बोलो। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से 2 क्वेश्चंस आए थे, तो हम्म सर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे स्टैटिस्टिक्स में ही पूरे यूज बहुत होता है, तो लेकिन मतलब और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अकॉर्डिंग उस पे क्वेश्चंस आए थे, तो सर एक बार सिमेट्रिक हम्म, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दीजिएगा। ठीक है। और जैसे और तो सब है सर, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, मीडियन मीन मीडियन मोड, ये सब। मतलब बेसिकली ये पढ़ना है, परसेंटाइल्स, इसी में मीन मीडियन मोड सब आ गया। कर्टोसिस, स्क्यूनेस, और क्या पढ़ना है? सेंट्रल मोमेंट्स, रॉ मोमेंट्स और फैक्टोरियल मोमेंट्स, यही ना है? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। और सर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सर मुझे नहीं समझ हाँ, में आता, सिमेट्रिक कितने डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप हाँ के समझ क्वेश्चन गया। उस पे बन सकते हैं और किस तरह के बन सकते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक। सर हाँ, तो बोलो उसमें क्या क्या है। नहीं नहीं, मैं समझ गया इसे, तो समझ उसमें गया है मैं। सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पेंशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डेटा, axiomatic definition of probability and properties, conditional probability, multiplication rule, theorem of total probability and Bayes theorem, and independence of events. ठीक है, ठीक हो जाएगा। अभी सर जो है ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं जैम में, शशि सर। हाँ तो तुम सर, लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो मैं सर को बोल देता हूँ। अभी 4 लेक्चर हुआ है, तो इसमें 4 लेक्चर में ये मैक्सिमम चीज कवर हो गया है। तुम चारों लेक्चर देख लो, हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। बस तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एट लास्ट क्वेश्चन जितना करेंगे उतना जल्दी हम लोग के एग्जाम में बनेगा। और थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी तो सर पढ़ा ही रहे हैं। तुम वो 4-5 लेक्चर हुआ है, चारों 5 लेक्चर देख जाओ। नहीं तो बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर वो बता देना आप, स्क्यूनेस, डिस्पेंशन और वो सब। हाँ, वो सब मैं बता दूंगा, लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट अभी सर पढ़ा रहे हैं तो उससे हेल्प हो जाएगा ना तुम लोग को। तुम लोग को हाँ थोड़ा सर। सा एक्स्ट्रा मैंने 2 घंटे का लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। शायद 4 लेक्चर हुआ है अभी। ठीक है, लिख लिए इतना। यस सर। देखो सब में ना ऐसे ऐसे, जहां भी मैं गैप देता हूँ ना ऐसे ऐसे करते रहे, मतलब इसके बाद ये स्टेप फॉलो हो रहा है। Therefore, we wish to summarize our information contained in the sample x1, x2 dot xn through some statistics। ठीक है।
मतलब स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, इसी तरह एक्सेट्रा। इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, समराइज कर देंगे इन्फॉर्मेशन, मतलब डेटा डिडक्शन। मतलब अगर हमारे पास, जैसे अगर हमारे पास x बार है, मतलब x सैंपल है, x1 x2, x बार क्या होगा, डेटा रिडक्शन इन द sense that we can have x bar from the realized values of sample, but x bar can't generate the realized value। मतलब अगर तुम कहो, जैसे मान लो मेरा ये सैंपल है, उसका रियलाइज वैल्यू ये है, नीचे दिख रहा है ना, इतना ही सर, x इसके 8 तक नीचे। लिखा है, और मान लो ये स्टैटिस्टिक्स है, T1 T2 T3 T4। मान लो T1 कंस्टिट्यूट कर रहा है x1 और x2, T3 कंस्टिट्यूट कर रहा है x3 और x4, T3 कंस्टिट्यूट कर रहा है x3 और x5 और x6, और T4 कंस्टिट्यूट कर रहा है x4 और x8। अब बताओ, अगर मेरा दिस T1 इज सफिशियंट फॉर दिस, इसके पूरे सैंपल, ये जो मेरा सैंपल है ये कोई पॉपुलेशन से लिया गया है, और इसी के बेसिस पे हम लोग इन्फरेंस ड्रॉ करेंगे। अगर हम एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स T1 ढूंढ लेते हैं जो कि मेरे इस पूरे पॉपुलेशन के इंफॉर्मेशन को बता देगा, तो वो ज्यादा अच्छा है कि, ये पूरे सैंपल को हम लोग कंस्टिट्यूट करें। सैंपल में 8 डेटा है, इसको कंसीडर करें कि कोई एक T1 स्टैटिस्टिक जो कि इसी सैंपल में है, इसी पॉपुलेशन में, इसी का सारा मेरिट डिमेरिट जो भी होगा बताएगा। तो ये कंस्टिट्यूट करना अच्छा है कि पूरा सैंपल एन्यूमरेट करना ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर इसको पार्टीशन, मतलब मान लो ए T1 क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, ए एक सेट है जो x1 x2 ये कर रहा है, ए T2 क्या कर रहा है, x3 x4, ए T3 क्या कर रहा है, मतलब ये देख लो एक कंटेंट हो गया है एक इसमें स्टैटिस्टिक में। तो हमको पूरा सैंपल लेने का जरूरत नहीं है, इसी के थ्रू हम कोई एक ऐसा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे पूरे पॉपुलेशन को बता रहा है, मतलब हमारा डेटा रेडियस नहीं हो गया। बोलो सर हमारा क्या, रेडियस हुआ सर। हाँ ये रेड्यूस हो गया ना, यही है रिडक्शन इन द सेंस, यही है। वैसे तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे, अभी टाइम नहीं, तो ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स होता है फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से और तुम्हें अच्छे से वाइडर पिक्चर पे दिखेगा कि सफिशिएंसी कैसे आता है। लेकिन उतना यहाँ जरूरत नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। ये इस तरह से है, देखो ये एक और चीज है, ये इस तरह से है कि अगर मान लो तुम एक समय के लिए इसको कंसीडर कर लो सैंपल स्पेस, तो यूनियन ऑफ ऑल TI फ्रॉम I इक्वल टू 1 से 4, ये पूरा सैंपल भी कंस्टिट्यूट कर लिया, समझ गए। हाँ सर। तो हमने डेटा रिड्यूस कर रहे हैं और उतना ही इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो कम डेटा रहेगा तो कम कॉस्ट लगेगा, कम टाइम लगेगा, कम समय में अच्छा चीज मिले तो हम लोग उसके तरफ जाएंगे ना। लिख लो, ये थोड़ा सा थ्योरी हो गया, अब थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन पे चलते हैं।
systematically let x1 x2 dot 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 xn be a random sample from a population p theta belongs to parametric space theta. A statistic T of is said to be sufficient for the family of for the parametric family p theta if and only if conditional distribution of x1 x2 dot 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 xn given t of x equal to t of x is independent of theta. ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूँ. लिख लो, पहले लिख लो. मतलब ये मैथमेटिकली हमें ये बताना चाह रहा है कि यहाँ से मैथमेटिकली इन द सेंस कि अगर तुम नॉर्मल समझो तो मैथमेटिकली हम यहाँ से ये कंस्टिट्यूट करना चाह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग मेरा कोई भी इंफॉर्मेशन लूज नहीं होना चाहिए. मतलब नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्व्ड सैंपल शुड बी लूज्ड. मतलब हमको मैथमेटिकली ये चीज शो करना है कि नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्व सैंपल शुड बी लूज. और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मतलब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ. कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन टी इक्वल टू सम टी इज फ्री फ्रॉम थीटा. मतलब अननोन पैरामीटर, फ्री फ्रॉम अननोन पैरामीटर. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास इस तरह से हुआ तो जो मेरा सैंपल पॉपुलेशन में ऑब्जर्व वैल्यूज होगा उसको हम यहाँ से कंस्टिट्यूट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन. जो मेरा यहाँ पे x1 x2 xn है, बिना इसके बारे में जाने हुए अगर हमको ये इस तरह का मिल जाए कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गिवन टी इज फ्री फ्रॉम थीटा, और जहाँ पे टी क्या होगा, एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा होगा, कुछ होगा टी जो हमारे नोन होगा हमारे पास, वो इस तरह से मिल जाए कि हम इसके बारे में पता लगा सके विद द हेल्प ऑफ दिस. इसको मैं समझाता हूँ, लिखो पहले. मतलब हमको यही प्रूफ करना है मैथमेटिकली, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जर्व सैंपल शुड बी लूज. मतलब कहने का मतलब ये है, इफ वी डोंट नो अबाउट द
ऑब्जर्व सैंपल x1 x2 dot 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 xn but has t and knowledge of conditional distribution of x1 x2 dot dot xn given t equals to which is free from parameter of the population then we can generate some samples say x1 x2 dash x3 dash which has same distribution as that of observed values x1 x2 dot 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 x। कैसे देखो लिखो इसको, थोड़ा थियोरेटिकल है अभी, उसके बाद मैथमेटिकल तो आएंगे क्योंकि ऐसे ही प्रूफ ही किया गया है इसको। यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? No, sir. ठीक है। If we don't know about the observed sample x1 x2 xn but has t and knowledge of conditional distribution of this given t which is free from parameter of the population, then we can generate some samples say this which has same distribution of this which has same distribution as that of observed value। मतलब हमारे पास अगर नॉलेज t का नॉलेज हो और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन xn गिवन t इक्वल टू t इसके बारे में पता हो, तो हम लोग एक ऐसा सैंपल जनरेट कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा हमारा ऑब्जर्व सैंपल पॉपुलेशन में से। बशर्ते ये चीज जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होना चाहिए, मतलब ये अननोन पैरामीटर से दूर हटना चाहिए। इसकी में भी अननोन पैरामीटर आ जाएगा तो फिर कैसे होगा, नहीं कर सकते ना। तब हम कहेंगे कि टी सफिशिएंट है। अगर टी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन टी फ्री फ्रॉम पैरामीटर है तो हम एक ऐसा ऑब्जर्व वैल्यू खोज सकते हैं जो कि इसके कॉरेस्पॉन्ड करेगा। कैसे? अच्छा, एक चीज तो तुम नॉर्मल समझ सकते हो, कुछ ऐसा नहीं है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन टी है और इसका भी मेरे पास पीडीएफ पता हो या पीएमएफ पता हो। अगर इस दोनों को मर्ज कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये पैरामीटर के फ्री है और इस दोनों को मर्ज कर देंगे तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंड टी मिल जाएगा। मैथमेटिकली अगर बात करें, इसको और इसको मर्ज कर देंगे तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मिल जाएगा। एफ एक्स गिवन वाई, ठीक है, और एफ वाई वाई को मर्ज कर देंगे तो एफ एक्स वाई नहीं मिल जाएगा? सर हाँ सर। मिल जाएगा ना। अब इसमें से मुझे x के बारे में पता करना है, इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे या समेशन किसके रेस्पेक्ट में ले लेंगे? y के रेस्पेक्ट में। हाँ सर, मार्जिनल निकालने जैसा। हाँ, मार्जिनल निकालने के लिए तो मेरे पास इसके बारे में पता चल जाएगा ना। तो मैथमेटिकली ये चीज देख रहे हो ना कैसे हो रहा है कि विदाउट मतलब थीटा के बारे में हम कुछ कहते हुए मेरे पास अगर ये नोन है और इसके बारे में पता है मुझे, तो हम जो ऑब्जर्व वैल्यू जिसके कारण ये पॉपुलेशन बना है उसका ऑब्जर्व वैल्यू हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं ना।
तो हमारा टी सफिशिएंट नहीं होगा इसके लिए। ये टी अलोन इस पूरे चीज को बता रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो मुझे पता चल जाएगा पूरा इसके पॉपुलेशन के बारे में। ये इसको एक तरह से जनरेट कर रहा है ना, तो ये सफिशिएंट नहीं हुआ, ये सफिशिएंट हो गया। इसके बारे में पता चल, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर दिस, तो फॉर ऑब्जर्विंग दिस वैल्यूज। बस ये मुझे आना चाहिए कि ये जो है पैरामीटर से फ्री होना चाहिए। मुझे एक ऐसा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन t के बारे में पता होना चाहिए जो कि पैरामीटर से फ्री हो। तो हम इसके मदद से हम पॉपुलेशन के ऑब्जर्व वैल्यू जो कि सैंपल है, ऑब्जर्व वैल्यूज करने का मतलब जो हम सैंपल निकालें उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। बोलो। ठीक, लिख लो। सर ये लास्ट वाला लिखा हुआ कैसे, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है ये x1 डैश x2 डैश? ये ऐसे ब्रैकेट में x1 x2 डैश xn डैश। ये तो बस इक्विवेलेंट शो हुआ है ना यहाँ पे। हाँ, इक्विवेलेंट शो किया मैंने कि जो मुझे एक मिलेगा वो कुछ और नहीं होगा, सैंपल का मतलब पॉपुलेशन के ही सैंपल्स होंगे। जो मैं इतना देर बोला उसको लिख देता हूँ। मतलब इफ अगर कहूं कि इफ टी इज सफिशिएंट, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, वी कैन जनरेट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम, अगर टी सफिशिएंट है तो वी कैन जनरेट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn गिवन t। हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अगर तुमसे पूछे कि नहीं हम क्यों जनरेट कर सकते हैं, कोई पूछे कि हम क्यों जनरेट कर सकते हैं तो क्या बोलोगे? अभी जस्ट मैंने बताया। क्यों जनरेट करो? टी, अगर टी सफिशिएंट है तो हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं इसके मदद से, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 गिवन टी के मदद से हम लोग जनरेट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, पॉपुलेशन के रैंडम ऑब्जर्वेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं। क्यों जनरेट कर सकते हैं? तो क्या सफिशिएंट है ये? नहीं, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर ना। पैरामीटर से फ्री है तब ना, पैरामीटर इन्वॉल्व कर लेता है ये, तो फिर तो हमको पैरामीटर को एस्टिमेट करना पड़ जाता। अब देखो इस कैसे करूं। अब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये क्या की पॉइंट लिखा है मुझे, मतलब मुझे इसके बाद दिखाना है कि y जो है, हाँ मतलब मैं की पॉइंट्स लिख लेता हूँ। मतलब मैं ये लिखा हुआ हूँ कि y जो है इसके ऐसे मुझे शो करना है। मतलब मैं क्या सोचा था पढ़ाने से पहले, मैं सोचा था कि हाँ मान लो लेट y बी ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, मान लो एक तरह से समझो y बी ए सिंगल ऑब्जर्वेशन, सिंगल ऑब्जर्वेशन generated through conditional distribution of, let y be a single observation generated through conditional distribution of x1 x2 dot xn given t।
टी इक्वल टू सम टी, लिखो इतना। मतलब मैं ये सो, अच्छा लिखो पर लिखो। तुम्हारी 9 बजे बंद हो जाती है मैथ राजेश, कि 9 बजे तक क्लास ले यस सकता सर, हूँ? 9 बजे तक सर। ठीक, खत्म कर दूंगा 9 बजे। मान लो लेट y बी द रैंडम वेरिएबल, जो कि इसमें से लिया गया, मैंने ऑब्जर्व किया। लेट y बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग रियलाइज्ड वैल्यू y। मुझे ये शो करना है कि y जो मैंने इसमें ऑब्जर्व वैल्यू लिया वो इस रैंडम सैंपल के इक्वल है, मतलब यही सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू सम x। मुझे क्या क्या के बारे में पता है? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस और t सफिशिएंट है ये पता है। बाय द थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो। हाँ सर। ऐसे लिख सकते हैं ना? मैंने गलती किया, अब तुम लोग बताओ गलती क्या किया। सर प्रोबेबिलिटी टी मैंने इक्वल सही लिखा है, मतलब सही लिखा है, लेकिन मैंने मतलब जो लास्ट स्टेप लिखना था वही पहले लिख दिया। देखो, अगर मुझे ये निकालना हो, ये लिख सकता हूँ ना? अगर मैं अभी के मान लो डिस्क्रीट फॉलो कर रहा है तो सर। ठीक, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ये रैंडम सैंपल है और ये उसका रियलाइज वैल्यू टी पे। इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे बस कंडीशनल पता है। ठीक है ना? बोलो। हाँ सर ठीक है, पर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल हो रहा है सर, मतलब थोड़ा अब ऊपर से जाने लग गया। एक, अच्छा बस हो गया, यही लास्ट है, इसी समय। अगर तुम मतलब यहाँ y लिया तो मैंने ये लिख सकते हो, y ऑफ x1, y ऑफ दिस। नोटेशन है, ये कुछ और नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटी x इक्वल्स टू x, मतलब y कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। मतलब जो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया वो कुछ और नहीं, सैंपल को ही, मतलब जो जो सैंपल लिया उसी के बारे में बता रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड दिस मस्ट बी अननोन, दिस मस्ट बी फ्री फ्रॉम थीटा। हो गया, इतना ही बताना तुम। इतना समझ में आ गया तुमको सफिशिएंट कैसे होता है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी और मैं तो इसमें बता सकता, लेकिन छोड़ो, इतना न काफी है। फिर आगे मौका मिलेगा तो हम लोग और पढ़ेंगे ही, क्योंकि मैं जब तक पूरे अच्छे से नहीं बताऊंगा कभी और, मैं आज चाहता तो वो ऑर्थोगोनल भी बता सकता था, लेकिन समय का सीमा बहुत कुछ है। वो पढ़ते तो और मजा आता। ठीक है, लिख लो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन से करते हैं सीधा।
अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 गिवन t अगर फ्री ऑफ पैरामीटर आ गया तो t तुम्हारा क्या होगा, सफिशिएंट फॉर दैट पैरामीटर होगा। यही है मैथमेटिकल रीजन। पर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 x2 गिवन t फ्री फ्रॉम पैरामीटर आ जाए तो वही तुम्हारा क्या होगा, सफिशिएंट होगा। इरेज करूं? हाँ सर। यहाँ y इक्वल टू लिख लेना, y इक्वल टू सम x। तो अभी हम लोग इसी रिजल्ट पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक रिजल्ट, सब रिजल्ट जाना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन लेट x1 x2 and x3 फ्रॉम बर्नौली पॉपुलेशन p, ये बर्नौली है। लेट t इक्वल टू x1 प्लस 2 x2 प्लस x3। तुम्हें प्रूफ पता करना है कि इज t सफिशिएंट फॉर p। ठीक है, मतलब तुम अगर ये शो कर दोगे प्रोबेबिलिटी दैट x1 टेक्स वैल्यू x1 x2 टेक्स वैल्यू, देखो मैं अभी सब क्वेश्चन में मैं लिखूंगा प्रॉपर, तुम्हें भी आदत हो जाएगा। x2 टेक्स वैल्यू 2 एंड x3 टेकिंग वैल्यू 3। सबका ये रैंडम सैंपल्स जो लिए है उसका ये रियलाइज वैल्यू, उसका इसका रैंडम सैंपल ये रियलाइज वैल्यू, रैंडम सैंपल रियलाइज वैल्यू गिवन जो स्टैटिस्टिक्स पूछा है t इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अगर ये इंडिपेंडेंट आ जाए पैरामीटर, यहाँ पैरामीटर क्या है, p है, इंडिपेंडेंट आ जाए p से तो मेरा ये सफिशिएंट होगा इसके लिए, p के लिए। देखो t कभी p के लिए नहीं सफिशिएंट होगा, जो ये जो है ना ये सफिशिएंट होता है तुम्हारा फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये हमेशा सफिशिएंट होता है फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि नहीं हाँ इट इज सफिशिएंट, क्योंकि फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है और फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से ही सारा सैंपल आ रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि इट इज सफिशिएंट फॉर पी। लेकिन अगर इन जनरल तुम्हें हमेशा बोलो टी इज सफिशिएंट फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग वहां पे क्या बोला था, देखो मैं डेफिनेशन, फॉर द पैरामेट्रिक टी इज सफिशिएंट फॉर द पैरामेट्रिक फैमिली। मैंने ये नहीं बोला टी इज सफिशिएंट फॉर थीटा, वहां पे पी थीटा लिखा था ना, क्योंकि इसके लिए था तो मैं उसके लिए भी बोलता हूँ, क्योंकि सेम रियलाइज वैल्यू वहीं से आया है उसी पॉपुलेशन में से। तो पहले टी का वैल्यू देखो, x1 xi फॉलो कर रहा है बर्नौली विथ p। इसका स्टेप्स देखो, समझो कैसे। एग्जाम में तो इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर छोटा मोटा क्वेश्चन भी कभी कभी इस फॉर्म में आ जाता है, इसके फॉर्म में, जैसे बाइनोमियल एक एक लाइन का दे सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम हम लोग फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही बनाते हैं। xi फॉलो कर रहा है बर्नौली p फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3। मीन्स xi का वैल्यू क्या ले रहा है, 0 और 1 लेगा। अगर रियलाइज वैल्यू इसका मान लो 0 और 1 लेगा। ठीक है, t इक्वल टू क्या हो रहा है, x1 प्लस 2x2 प्लस x3। ठीक है, अब t का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर मान लो x1 x2 और x3 तीनों 0 ले ले तो t का वैल्यू 0। यस सर। अगर मान लो x1 1 ले और x2 0 ले और x3 0 ले, 1। t का वैल्यू 1। मान लो तुम्हारा x1 0 ले, x2 1 ले और x3 0 ले, t का वैल्यू 2। 2। और x1 भी 0 ले, x2 भी 0 ले और x3 भी 0, x3 1 ले तो भी t का वैल्यू 1। 1।
अब मान लो x1 1 ले, x2 तुम्हारा देखो 1 0 0 हो गया, x2 भी 1 ले और x3 0 ले ले, तो t का वैल्यू 3। अगर x1 0 ले, x2 1 ले और x3 भी 1 ले ले, t का वैल्यू 3। हाँ x1 1 ले, x2 0 ले और x3 1 ले, t का वैल्यू 2। x1 भी 1 ले, x2 भी 2 ले और x3 भी, सॉरी तीनों 1 ले ले, t का वैल्यू 4। ठीक है, इतना ही आएगा। हाँ सर। देखो एफ एक्स आई क्या है मेरा, p का पावर एक्स आई 1 माइनस पी का पावर 1 माइनस एक्स आई, एक्स आई टेकिंग वैल्यू 0 एंड 1। ठीक है, t का वैल्यू क्या क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रोबेबिलिटी दैट x1 सैंपल ऑब्जर्वेशन, तो x1 इक्वल टू x1, x2 इक्वल टू x2 एंड x3 इक्वल्स टू x3 गिवन t इक्वल्स टू एक वैल्यू मान 0। बहुत ब्लर हो t गया इक्वल्स टू मान लो t लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ पे लिख दे t का, ये स्मॉल t है रियलाइज वैल्यू ऑफ t, रियलाइज सर वैल्यू ऑफ ब्लर हो रहा है। स्टैटिस्टिक t। ब्लर हो रहा है, ब्लर का बीमारी ना मेन समझ पाता, वेट कर लो, क्या कर सकते हो। ठीक हुआ, नहीं हुआ ठीक। हाँ सर, आप ठीक हो गए ठीक सर। हो, देखो x1 x2 xn गिवन t क्या है, तो रियलाइज वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक, तो रियलाइज वैल्यू क्या है, 0 है 1 है 2 है 3 है और 4 है। ठीक है, हम हर एक t के लिए यहाँ चेक करना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन दिया हूँ कि तुम ये समझ सको, क्योंकि इसके बेसिस पे आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं रेदर देन नेमन फैक्टराइजेशन पे। तो t इक्वल्स टू 0 मतलब x1 taking this, x2 taking this and x3 taking this given x1 plus 2x2 plus x3 इक्वल्स टू, मान लो t का पहला वैल्यू मैंने 0 लिया, ये तीनों 0 कब हो रहा है, जब तीनों 0 हो रहा है, जब तीनों 0। तो मतलब x1 इक्वल्स टू x1 and x2 equals to x2 and x3 equal to x1 intersection x1 plus 2x2 plus x3 equals to 0 divided by, इसको ऐसे लिखते हैं, कब, if and only if x1 x2 and x3 taking all 0 value, ऐसे नहीं हो रहा है, बोलो। हाँ और अदरवाइज ये क्या हो रहा है, 0 एल्सवेयर। ठीक है, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, और ये कब हो रहा है इंटरसेक्शन, मीन ये चीज कब होल्ड करेगा, जब ये तीनों वैल्यू 0 ले ले तभी ना इंटरसेक्शन होगा, बोलो। देखो लिखता हूं सब सेक्शन में, ये चीज कब होल्ड होगा, जब x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई x3 इक्वल टू 0, और ये भी कब हो रहा है,
0। जब when x1 equals to 0, x2 equals to 0, x3 equals to 0 हो रहा है ना। सर ये जीरो वाला केस हमने लिया है क्या पहले? क्या? सर कैपिटल टी इक्वल टू जीरो रखा है ना हमने ऊपर हाँ कंडीशनल में। मैंने ये देखो, इसका जैसे रियलाइज वैल्यू है ना, तो स्टैटिस्टिक टी का रियलाइज वैल्यू को मैं स्मॉल टी लिखा, जो मतलब ये वैल्यू गेन करेगा, जो रखेगा। ये 0 1 2 3, तो मैं पहला वैल्यू 0 रखा। हाँ तो सर पहला केस लिया ना हमने जीरो वाला। हाँ ये पहला केस है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? ये समझ में आ रहा है ना, ये चीज कब होगा? जब ये होगा, मतलब इस तरह का इंटरसेक्शन वैल्यू यही होगा, और ये हाँ क्या सर। हो जाएगा? 1। ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है। जी सर। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन 1 आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है, पहला केस के लिए सेटिस्फाई। लिख लो। हो गया? सर अब मैं दूसरा सैंपल लेता हूँ, मतलब मैं एक एक लाइन लेके चल रहा हूँ। दूसरा सैंपल क्या था? x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल 0 और x3 इक्वल टू 0। इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ, इसमें t का वैल्यू क्या आ रहा है? 1, मीन्स दिस 1। इफ एंड ओनली इफ कब? x1 इक्वल्स टू 1, x2 इक्वल, मतलब इस तरह से अगर मैं ऐसे लिखूं 1 0 0, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्रोबेबिलिटी दैट x1 टेक, ये कब होल्ड हो रहा है? जब ये हो रहा है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 टेकिंग वैल्यू 1, x2 टेकिंग वैल्यू 0 एंड x3 टेकिंग वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। कंडीशनल का बस यहाँ पे यूज है। अब बताओ प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x क्या है? p का पावर x 1 माइनस p का पावर 1 माइनस x। जब x वैल्यू 1 लेगा तो क्या होगा वैल्यू? पी। p हो जाएगा। पी सर। और क्योंकि ये आईआईडी है तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी x2 इक्वल्स टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी x3 इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय। अब ये 1 कब कब हो रहा है? दो केस में हो रहा है, मैंने देखा था। ये तो टोटल है ना, ये तो 1 मैंने यहाँ पे तो इफ एंड ओनली कि जब ये सैंपल के लिए कंसिडर किया, लेकिन नीचे के लिए तो कोई नहीं है बाउंड्री, बाउंडेशन मेरा। ये 1 कब हो रहा है? दो केस में, जब ये 1 हो, ये दोनों 0 हो, या फिर ये दोनों 0 हो, ये 1 हो जाए। हाँ सर। और अभी भी ये और का मतलब क्या? प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से ऊपर x1 इक्वल्स टू p, x2 ये 1 माइनस p हो जाएगा, ये भी 1 माइनस p हो जाएगा डिवाइडेड बाय। ये देखो सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहा है ना। इसको डायरेक्ट लिख दो। ये भी 1/2, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ क्या आ गया? पैरामीटर।
पैरामीटर। अब तुम तीसरे सैंपल के लिए कंसीडर करो, x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू 1 और x3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 2, 0 1 0, 0 1 0, वैल्यू 2। अब 2 मेरा कब कब आ रहा है देखो तो, जब ये दोनों 1 हो रहा है और ये 0 हो रहा है एक केस, और दूसरा केस जब ये दोनों 0 हो रहा है ये 1 हो रहा है। एक्स ये कब होगा, जब यही होगा तो x1 क्या हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 1 और x3 हो जाएगा 0। और इसमें कब होगा, ये 2 कब कब हो रहा है, जब ये दोनों 1 हो रहा है ये 0 हो रहा है, और ये दोनों 0 हो रहा है ये 1 हो रहा है। पहला ये 0, ये 1, ये 0, और दूसरा ये 1, ये 0 ही है और ये 1। x1 0 क्या आ गया 1 माइनस पी, पी 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया 0, 1 माइनस पी, पी 1 माइनस पी प्लस 1 क्या हो गया पी 1 माइनस पी, पी क्या आ गया p इंटू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। p इंटू 1 माइनस पी कॉमन ले लो, तो पहला में हो जाएगा 1 माइनस पी और दूसरा में हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया, ये 1 माइनस, ये डिपेंड कर गया ना पैरामीटर पे। हाँ सर। तो मतलब किसी एक ऑब्जर्व वैल्यू के लिए डिपेंड कर गया, मतलब t इज नॉट सफिशिएंट फॉर। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फॉर अ पर्टिकुलर सेट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्व वैल्यू, फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जर्व वैल्यू में क्वेश्चन में मेंशन करता है कि तुम आप यही सैंपल लीजिए, जैसे जिसमें इंडिपेंडेंट, जैसे कि 1 0 0 के लिए पूछ देता है बस इसके लिए, उसके लिए पी क्या सफिशिएंट है तो उसमें बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा ऑब्जर्व वैल्यू देगा तो किसी एक पे भी फेल कर गया तो मतलब फेल कर गया। कोई भी एक दिखाना है सर डिपेंडेंट। हाँ, ये डिपेंड कर गया पी पे, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। सुरभि क्लास कर रही हो क्या तुम? हेलो, नहीं कर रही है सर। और सृष्टि? हूँ सर मैं। समझ आ रहा है तुम्हें सारा चीज? हाँ सर। ठीक, आज सफिशिएंसी सर में, पर एग्जाम में इतना सारा करना पड़ेगा क्विज करने के लिए? नहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, मैं समझाने के लिए बिल्डअप कर रहा हूँ, जो मुझे मेन पार्ट तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम में तुम्हें एक सैंपल के लिए पूछेगा, क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि आप यही सैंपल लीजिए, तो एक के लिए तो कर ही सकती हो ना। लिख लो। अब 2 3 है, जैसे बाइनोमियल के लिए और पॉइसन के लिए दिखा देता हूँ कैसे होता है। अब जैसे एग्जाम में मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है,
बोलो बताओ। मतलब यह सिंगल ऑब्जर्वेशन है, ये चेक करना है कि तुम्हारा डिपेंडेंट कर रहा है सिग्मा पे भी, इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा आ रहा है कि डिपेंड कर रहा है sigma? सर सफिशिएंट नहीं होगा सर। सफिशिएंट नहीं, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x और t क्या है तुम्हारा मॉड x, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू क्या होगा, या तो माइनस टी होगा और t होगा। तो एक सैंपल लो एक तरफ एक बार में, x इक्वल्स टू t लो व्हेन x इक्वल्स mod x इक्वल टू t, इफ एंड ओनली इफ mod x इक्वल्स, मतलब mod x इक्वल्स टू t पॉजिटिव। है तो x इक्वल टू माइनस टी और t लेगा, ठीक है। तो mod x इक्वल्स टू t होगा, मतलब x इक्वल्स टू t कब लेगा, जब x इक्वल्स टू t होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा नीचे स्क्वायर। सिग्मा, यही है ना। इसको तोड़ेंगे तो पहले ही मैंने mod x को यहाँ पे नहीं तोड़ना चाहिए था, अब तोड़ना चाहिए था, यहाँ पे नहीं तोड़ना, यहाँ ऐसे ही रखना चाहिए। अब यहाँ पे लिख दो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल्स टू t। देखो अगर तुम mod x मतलब ग्राफ अगर देखो तो क्या वैल्यू ले रहा है, माइनस टी और t, यही दोनों वैल्यू ले रहा है ना। तो mod x इक्वल्स टू t मीन्स क्या, मतलब या तो x वैल्यू t लेगा या माइनस t लेगा, बोलो। mod x इक्वल टू या तो x वैल्यू t लेगा माइनस t लेगा, और ये कब होगा, जब x इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू t कब होगा, जब x इक्वल्स टू t होगा। तो इसका होने का मतलब क्या है, जब x इक्वल्स टू t, ये तो सर्टेन प्रोबेबिलिटी हो गया ना, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, समझ पा रहे हो क्या। सर सर यहाँ पर x इक्वल टू x हमने लिया, कहाँ x इक्वल्स टू x लिया, फिर कैपिटल X ये इक्वल टू स्मॉल x। हाँ, हाँ तो सर ये तो हाँ, प्रोबेबिलिटी ये जीरो सैंपल नहीं हो जाएगी ऑब्जर्वेशन है। कॉन्टिन्यूस के लिए। क्या हो जाएगी, आपने ऊपर क्यों ब्रेक नहीं किया सर, नीचे क्यों ब्रेक किया सर, जो मॉडेक्स क्योंकि का सर। पहले ऊपर में इसलिए नहीं ब्रेक किया क्योंकि अगर मैं ऊपर में मेरे नीचे ये मेरा पूरा टर्म नहीं आता। प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। अगर मैं ऊपर में ब्रेक करता सिर्फ x इक्वल्स टू टी लिखता है यहाँ पे, समझे। मुझे पूरा प्रॉपर्टी चाहिए उसका नीचे, जैसे पिछले में अगर मैं ऊपर में पहले जीरो पुट करता तो नीचे में जो मल्टीपल केस बने थे जिसके लिए 2 या 1 हो रहा था वो नहीं लिख पाता ना। इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ, देखो तो ये x का वैल्यू क्या ले रहा है, एक प्लस टी ले रहा है एक माइनस टी ले रहा है, मतलब ये हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ है, हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ है ना। इसको लिख सकता हूँ 1/2। सर कब, जीरो एल्स में, या फिर अभी एक ही साथ लिख रहा हूँ तो एक एक्स इक्वल्स टू टी और माइनस टी, मैं एक ही में फिर दोबारा के लिए नहीं बनाया। ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। सफिशिएंट सर यहाँ सॉरी सफिशिएंट, अरे हाँ बोलो। ये यहाँ पे एक बार सर दोबारा बताइएगा, जहाँ पे ए गिवन बी वाला लिए गए हैं।
नीचे नीचे लिख लो, पहले लिख लो, फिर से मैं बताता हूँ, लिख सर हेलो हाँ सर। हाँ सर, हाँ समेसन अगर सर मान लीजिए सर वो सैंपल सर एन सैंपल होता सर, तो समेसन एक्स आई हाँ। स्क्वायर सफिशिएंट होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, समेसन ओनली एक्स आई रूट ऑफ एक्स आई सफिशिएंट होगा सर सिग्मा के लिए। क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोलो। अगर सर मान लीजिए मेरे पास एन सैंपल है, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर जीरो सर, म्यू जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर वो सफिशिएंट है सिग्मा स्क्वायर के लिए सर। तो हम सिग्मा स्क्वायर। हाँ तो सर रूट ऑफ हाँ यहाँ से अंडर रूट ऑफ समेसन एक्स आई स्क्वायर सफिशिएंट होगा क्या सिग्मा के लिए, अंडर रूट समेसन अंडर रूट टी सर। ये सिग्मा के लिए हाँ सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तुम डिस्ट्रीब्यूशन से देख लो, कभी ऐसा होगा क्या? अगर मान लो एन ऑब्जर्वेशन है, यही होगा ना। इसी को हमको इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंस को करना है। अभी क्या, अगर अगर नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम नहीं है, अगर यहाँ पे तुम रूट लगा दो, तो फिर रूट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चेंज होगा। तो क्या सर लगता है, होगा अगर सर। इसका इंडिपेंडेंट आ रहा है तो रूट का भी इंडिपेंडेंट आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन? सर नहीं होगा सर। इनवेरियंस प्रॉपर्टी होता है सफिशिएंसी में, लेकिन उसका रूल है वो 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। और तुम जो ये कर रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है? ये 1 to 1 है। एक ही, देखो 2 बार कट कर रहा है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, x1 प्लस 2x2 प्लस x3, 2 सैंपल के लिए एक ही वैल्यू मिल रहा था, 1 to 1 फंक्शन नहीं ना हुआ। 0 1 0 के लिए भी मेरा इसका वैल्यू 2 मिल रहा था, 1 0 1 के लिए भी वैल्यू मिल रहा है, ये 1 to 1 फंक्शन हुआ। सर तो वो सफिशियंट नहीं हुआ था। यस सर। इनवेरियंस प्रॉपर्टी सफिशियंट पे फॉलो करता है, लेकिन मेरा 1 to 1 फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है? पिछला जो क्वेश्चन आपने पढ़ाया वो दोबारा समझ दीजिए प्लीज। सर ये वाला जो पिछले वाला, क्वेश्चन था, हाँ सर इसके अंदर x इक्वल टू एक्स हमने लिया, तो सर कॉन्टिन्यूस के लिए तो हम लेंगे तो ये 0 ही नहीं हो जाती प्रोबेबिलिटी? सर वही सर क्या मेरा। कॉन्टिन्यूअस के लिए? हाँ सर, अगर सर एक्स बार तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है सर, तो उसका एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी जीरो होता है ना सर। सर x इक्वल क्या टू बोल रहे हो, एक्स नहीं? हमने लिया, हाँ तो सर अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी देखते हैं जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, तो वो तो 0 नहीं हो जाता क्या सर? कंटिन्यूअस पॉइंट पे 0 हो जाए मतलब सर एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो सर। अच्छा ये हाँ सर। हाँ ये हाँ। कंटिन्यूअस के लिए 0 हो जाए, सर एक इसके लिए यहाँ पर्टिकुलर पे वो पॉइंट पे केस तो। है। अरे मैं ये समझाने के लिए, अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम x प्लस एच ले लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लो, यहाँ पे भी t प्लस एच ले लो। तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये कर, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा था। मतलब ये नहीं कि मैं इसको कहने के लिए कि डिस्क्रीट केस में लिखना चाह रहा हूँ, ये नहीं समझो इसको। बस मैं समझाने के लिए लिखा है कि x कोई वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू ये ले रहा है और इसका वैल्यू ये है, इसके केस में क्या होगा। हाँ वो बोला था कंडीशनल तोड़ने के लिए, समझ में आ गया? अगर तुम्हें लग रहा है तो तुम यहाँ x प्लस एच ले लो, यहाँ पे भी t प्लस एच ले लो, और डिफाइन कर दो कि h 0 पे जा रहा है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? x लेस देन इनटू
x लेस देन x प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इनटू क्या करते हैं हम लोग, ये किसके इक्वल होता है, dfx के इक्वल होता है, यही होता है ना। मतलब मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ, ये x है, ये x प्लस h है, तो इसके बीच का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, fx इंटू dx, ये h फॉर स्मॉल चेंज, यही ना होता है। हाँ सर। आज क्लास पूरे थ्योरेटिकल हो गई, इसलिए बच्चे छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग ज्वाइन है, कितने लोग ज्वाइन है, तो 6। कितने बज गया, अब उसका हॉस्टल भी बंद हो जाएगा। ठीक है, कल क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हाँ, तो ये क्या पूछ रहे थे उत्कर्ष, वही उसको सर एक बार ब्रेक करके दिखाइएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x गिवन t इक्वल्स टू t, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x गिवन मॉड x इक्वल्स टू t, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन मॉड x इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी मॉड x इक्वल्स टू t। अब मॉड x इक्वल्स टू t मतलब x इक्वल्स टू t और माइनस t, एक बार ये t लेगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू t प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू माइनस t। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कब, जब x इक्वल्स टू t हो जाए, जीरो एल्सवेयर। समझ में आया, अरे नहीं हो रहा तो यहाँ और लिख लो, हाँ सर। इसका मतलब यही है ना। अब ये दोनों तुम्हें पता चल रहा है ना, x क्या है, x का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो नॉर्मल जीरो सिग्मा स्क्वायर है इस तरह का, और ये जीरो के बाद सिमेट्रिक है, और अभी मीन भी जीरो दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात है। तो इधर का प्रोबेबिलिटी और इधर प्रोबेबिलिटी सेम होगा, मतलब अगर मान लो ये माइनस टी है, ये टी है, तो सेम होगा, नॉर्मल ऐसे भी सिमेट्रिक होता है। तो इस दोनों का वैल्यू मान लो, अगर कोई पी डैश आ रहा है, इसका भी पी डैश आएगा, इसका भी पी डैश, और ये एक्स इक्वल टू टी है। सर ऊपर x इक्वल टू टी क्यों ले रहे हैं, बस ना बताइए। अरे ये इंटरसेक्शन कब होगा, जब ये होल्ड करेगा तभी ना। अरे x इक्वल टू एक्स है और x इक्वल टू टी कब हो रहा है, जब इफ स्मॉल x इक्वल टू टी ले लो या फिर कैपिटल x इक्वल टू टी ले लो, ये कब इसके इक्वल होगा, जब x इक्वल टू टी होगा तभी ना, ये x इक्वल टू टी हो जाएगा तभी ना। यस सर। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू t, ये कट जाएगा, ये 1/2 आएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर आ गया, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये सॉरी सफिशिएंट हो गया सिग्मा के लिए। सर इससे ठीक है, समझ और में आया, अगर और किसी मेथड से इसे देखना चाहें, कोई और मेथड हो है। उसके लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर, है इसका मेथड बहुत है, टेंशन नहीं है। ये अगर तुम सबसे बेस्ट मेथड कहोगे ना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड ये, इसमें मतलब अगर तुम्हारा मतलब इसमें तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ये चीज मतलब तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है क्या, ये यहाँ से यहाँ कैसे आ रहा है। नहीं सर अब ठीक है। मतलब ये बोले, ये चीज इंटरसेक्शनल वैल्यू कब होगा, जब एक्स टी हो जाए, दोनों का हम लोग कॉमन वैल्यू ले रहे हैं, और इसको मैं लिखा हूँ इसके का, जो पिछले क्वेश्चन में, पिछले ही क्वेश्चन में मैंने जब सैंपल लिया था 100, तो वो कब हो रहा था, जब ईच ऑफ द वैल्यू अपना कॉरेस्पॉन्डिंग ले रहा था, तो ही ना हो रहा था। अच्छा सर, ये वैसा हो गया ना, जैसे हम कभी लेते हैं कि x गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 2,
तो उनका जब हाँ इंटरसेक्शन लेते हैं तो x इक्वल टू 2 को हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 में रख हाँ के और एकदम y सही इक्वल बोल टू रहे 2 हो, ले लेते सही। जैसे प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू मान लो 2 दिया और गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ले लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2 इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ये एक टाइप से डमी वेरिएबल हो गया ना सर? हाँ एक तरह से डमी वेरिएबल। तब ठीक है। हाँ ये कब होगा तुम्हारा? वो सर वो समझ ये में पेन आता है ओनली वो। अच्छा ठीक, चलो। यहाँ पे मतलब टी एक टाइप से डमी वेरिएबल हो गया, जैसे x इक्वल टू टी हो गया और हाँ x इक्वल टू माइनस टी हो गया, और हाँ उस उन दोनों का इंटरसेक्शन फिर ले लिया गया है। मैं टी इसलिए यूज कर रहा हूँ कि टी इक्वल्स टू टी ले रहा हूँ, इसलिए मैं टी यूज कर रहा हूँ। यस और एक पार्थ, पार्थ क्या बोले थे तुम? वो पिछला वाला क्वेश्चन फिर से समझा दूं? तो समझ में आया सर, क्या समझ में आया सर। समझ लिए? हाँ सर, मैंने इस क्वेश्चन को बोला था सर। ये समझ में आ गया ना? हाँ सर हाँ। ठीक है, आज बार रहने दो इतना ही, कल क्वेश्चंस करेंगे। सर, आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे ना सभी भेज दीजिएगा आज ही, जिससे हम लोग पहले से ट्राई किए रहे चाहे। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, तुरंत भेज देता हूँ। इसको एक